स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने महलवारी सिस्टम कंप्लीट किया था एंड आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अब है तारीफ डिस्क्रिमिनेशन। तो टैक्स में भी भेदभाव हुआ था। तो ब्रिटिश ने इंडिया का सामान पर फॉरेन में ज़्यादा टैक्स लगाया, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सामान इंडिया में कम टैक्स देकर बेचा गया। ब्रिटिश का जो सामान है वो इंडिया में कम टैक्स देकर बेचा गया और इंडिया का जो सामान है वो महंगा हो गया। और ब्रिटिश सामान सस्ता मिला क्योंकि वो सब फैक्ट्री का बना हुआ रहता था। मतलब ब्रिटिश ने अपने सामान को फायदा दिया और इंडिया के सामानों को नुकसान पहुंचाया। अब है फ्री ट्रेड। तो ब्रिटिश ने कहा अब कोई भी ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में ट्रेड कर सकता है। कोई भी ब्रिटिश या कोई भी फॉरेनर्स इंडिया पे ट्रेड कर सकता है। बहुत सारे ब्रिटिश ट्रेडर्स इंडिया आए और इंडिया का जो ट्रेडर्स है उनके लिए मुकाबला करना मुश्किल हो गया। इंडिया का ट्रेडर्स इंडिया मतलब उतना ज़्यादा उस टाइम पे नहीं कर पाता था और हर चीज़, तो उनके लिए ब्रिटिश ट्रेडर्स का मुकाबला करना मुश्किल हो गया। अब इंटरनेशनल इंसिडेंट्स। तो दुनिया में ट्रेडर्स के तरीके बदल रहे थे, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा था, इसका असर इंडिया में इसका असर ज़्यादा हो रहा था। अब consequences ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो उस फर्स्ट पॉइंट में अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब बेरोजगारी मतलब जब ये सारा काम बंद हुआ तो लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए, ठीक है। अब प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। तो मतलब उन लोगों का काम बंद होने के बाद लोग खेती करने लगे, लेकिन खेती में पहले से ही बहुत लोग थे और तो खेती पर बोझ बढ़ गया। खेती मतलब ज़्यादा खेती पर दबाव हुआ, ठीक है। अब है रूरलिज्म, गांव की ओर लौटना। तो जो लोग शहरों में काम करते थे वो वापस गांव चले गए, गांव की आबादी बढ़ने लगी। कैप्चर ऑफ इंडियन मार्केट। इंडिया का बाजार पर ब्रिटिश का कब्जा। तो धीरे धीरे इंडिया के बाजार में ब्रिटिश सामान ही बिकने लगा। वो लोग इंडिया का मार्केट में कब्जा करने लगे, वहाँ पे कॉलोनीज वगैरह बनाने लगे, तो वो लोग का ही सामान वहाँ पे बिकने लगा। इंडिया का सामान का बिक्री कम हो गया। अब है इंडियन लिमिटेशन। तो इंडिया का जो सामान है उसका लिमिटेशन, ठीक है। तो इंडिया के पास मशीन कम थी, पैसे कम थे, गवर्नमेंट का मदद भी कम थे, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब है ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ, पैसा का, ठीक है, पैसा को लेके। तो इंडिया से जो पैसा कमाया जाता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड को भेज दिया जाता था, ठीक है। तो इसका रीजन क्या, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला? इंडिया गरीब होता गया और इंग्लैंड अमीर होता गया। इंडिया का कमाई भारत में नहीं रही, ठीक है। इंडिया का जो कमाई है वो इंडिया में नहीं रही बल्कि इंग्लैंड चला गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? ड्रेन का मतलब है धीरे धीरे बाहर निकल जाना। तो पैसा जो है वो हम इंडिया का वो धीरे धीरे इंग्लैंड पहुंच गया। तो वेल्थ का मतलब धन या पैसा, ठीक है। तो यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है इंडिया का जो पैसा है वो लगातार इंग्लैंड भेजा जाना बिना इंडिया को उसका सही फायदा मिले, ठीक है। तो सोचो, तुम मेहनत करके 100 रुपीज़ कमाते हो, एग्जाम्पल में आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग मेहनत करके 100 रुपीज़ कमाते हो, लेकिन कोई दूसरा वो 100 रुपीज़ देकर चला जाता है और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तो वैसे ही ब्रिटिश ने इंडिया के साथ यही किया। इंडिया में पैसा कमाया लेकिन इंग्लैंड में खर्च किया, इसीलिए इंडिया गरीब होता गया और इंग्लैंड अमीर होता गया। वेल्थ आउटफ्लो मीन्स, इसका मतलब है इंडिया में जो पैसा कमाया गया वो इंडिया में खर्च नहीं हुआ बल्कि इंग्लैंड भेज दिया गया। मेथड ऑफ वेल्थ आउटफ्लो। ब्रिटिश कई तरीकों से इंडिया का पैसा इंग्लैंड लेके गए। बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे थ्रू कंपनी एम्प्लॉयज, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर इंडिया में नौकरी करते थे, उन्हें यहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो जो पैसा है वो इंडिया में खर्च नहीं करते थे, वो उसे इंग्लैंड भेज देते थे। तो इंडिया में कमाया लेकिन पैसा अपने देश को भेज दिया वो लोग। अब सेकेंड में है थ्रू इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स। कई ब्रिटिश ट्रेडर्स इंडिया आए, उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल्स सस्ते में खरीदा और अपने देश महंगे दाम पर बेचा। जो पैसा का प्रॉफिट हुआ वो इंग्लैंड भेज दिया।
तो अब थर्ड में है थ्रू द कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से टैक्स लेती थी, यहाँ पे ट्रेडर्स से ट्रेड से पैसा कमाती थी, ट्रेड करती थी, लेकिन ये पैसे इंडिया के लिए नहीं लगा, इंडिया में जो नहीं लगाती थी, ज़्यादातर पैसे इंग्लैंड भेज देती थी। अमाउंट ऑफ इमिग्रेशन, इसका मतलब है पैसा का बाहर जाना। हर साल इंडिया में बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था, इससे इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन कमज़ोर होने लगा। इकोनॉमिकली वो लोग, इंडिया जो है वो वीक होने लगा। हर साल इंडिया का बहुत सारा पैसा बाहर चला जाना था, ठीक है। ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इंडिया, इंडिया में रेलवे का स्टार्ट हुआ। तो रेलवे कब स्टार्ट हुआ? रेलवे का पहला रेल, मतलब इंडिया का पहला रेल 1853 में बोरी बंदर मुंबई से थेन रेलवे स्टेशन तक चली, बोरी बंदर से थेन रेलवे स्टेशन तक चली। लेकिन ब्रिटिश ने रेलवे इंडिया का, मतलब इंडिया के लिए नहीं बनाया, वो लोग अपने फायदे के लिए बनाया। पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग रेलवे इन इंडिया, रेलवे क्यों बनाई गई? फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है। ब्रिटिश चाहते थे इंडिया का रॉ मटेरियल जल्दी बंदरगाह तक पहुंचे, मतलब उनका जो वो बोरी बंदर है, ठीक है, वहां तक जल्दी पहुंचे, फिर उसे इंग्लैंड भेजा जाए, इंग्लैंड का तैयार माल जल्दी इंडिया के हर हिस्से में बेचा जाए, इसीलिए वो लोग रेलवे का एस्टैब्लिशिंग किया। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, अगर कहीं, मतलब अगर कहीं आर्ग्यूमेंट वगैरह या आवाज़ उठाया जाए तो ब्रिटिश ऑफिसर जल्दी वहां पहुंच सके, पूरे इंडिया पर राज करना आसान हो जाए, रेलवे से ब्रिटिश पूरे इंडिया पर आसानी से राज कर सके, ठीक है। अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, अगर कहीं लड़ाई या आवाज उठाए कोई तो आर्मी और टूल्स जल्दी भेजा जा सके। 1857 के लड़ाई के बाद 1867 में आवाज उठाया गया था, तो उसके बाद ये एम और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, जहाँ लड़ाई हो वहाँ जल्दी मिलिट्री पहुँच जाए। अब डलहौजी का ऑब्जेक्टिव है, तो जेम्स ब्राउन रामसे फर्स्ट मार्क्वेस ऑफ डलहौजी को इंडिया में रेलवे का, मतलब मेन बना के भेजा गया, मेन सन बना के भेजा गया, ठीक है। तो उनका एम था ये जो ट्रेड है उसको बढ़ाना, वहाँ यहाँ का जो राज है ब्रिटिश का, इसको मजबूत करना, आर्मी को जल्दी भेजना, पूरे इंडिया को रेल से जोड़ना, ठीक है। अब गारंटी सिस्टम, तो रेलवे बनाने से बहुत पैसा लगता था। ब्रिटिश सरकार ने खुद का अंग्रेज कंपनियों से कहा, ठीक है, मतलब उनका निजी अंग्रेज कंपनियों से कहा आप रेलवे बनाइए, अगर आपको लॉस हुआ तो उसका भरपाई हम करेंगे, अगर फायदा हुआ तो वो आप करेगा। तो जो ब्रिटिश है वो लोग पैसा वो लोग को वही लोग दे रहे थे, और वो लोग रेलवे मतलब बनाया, लेकिन अगर लॉस होगा तो उसका भरपाई उनका कंपनी, मतलब उनका जो कंपनी है, ब्रिटिश का कंपनी है, वो लोग करेगा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो लोग रखेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब कहा जैसे कि आप रेलवे बनाइए, अगर आपको घाटा हुआ तो उसका भरपाई हम करेंगे, अगर फायदा हुआ तो वो आप करेगा, ठीक है। तो ये कौन बोला? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश कंपनियों से कहा, ठीक है। तो इसी सिस्टम को गारंटी सिस्टम कहा गया। तो अब है कंडीशन ऑफ द इनिशियल गारंटी सिस्टम। तो स्टार्टिंग में गारंटी सिस्टम का कैसा कंडीशन था? तो स्टार्टिंग में कई ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे बनानी शुरू की। क्यों बनाई? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनका मुनाफा का गारंटी दे दी थी, लेकिन इसका जो बोझ है वो इंडिया के खजाने पर पड़ा। तो यानी अगर कंपनी को नुकसान होता तो उसका भरपाई इंडिया के पैसों से होती थी, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा तो इंग्लैंड ही जाता था। तो रेलवे एक्सपेंशन, धीरे धीरे रेलवे पूरे इंडिया में फैल गई। इससे ब्रिटिश को क्या फ़ायदा हुआ? रॉ मटेरियल जल्दी बोरी बंदर तक पहुंचा, तैयार माल पूरे इंडिया में बिकने लगा, सोना मिलिट्री आर्मी जल्दी पहुंचने लगी, इंडिया पर राज करना आसान हो गया। इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ इससे? वो आना जाना, ट्रैवलिंग आसान हुआ, लोगों के बीच कनेक्शन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, और बाद में इंडिपेंडेंस के लिए नेताओं को भी पूरे देश में घूमकर लोगों को जोड़ने में मदद हुआ, ठीक है। तो ये सारा कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान भी हुआ। लोगों का इंडस्ट्रियल मतलब वो डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज आप लोगों को बता ही दिया था।
अब स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो मॉडर्न इंडस्ट्री क्या है, पहले इंडिया में ज्यादातर काम हाथ से होता था, जैसे हाथ से कपड़ा बुनना, हाथ से कागज बनाना, छोटे छोटे लोग मतलब छोटे छोटे चीज भी हाथ से होते थे। लेकिन ब्रिटिश के टाइम हर चीज फैक्ट्री कारखाने बड़े बड़े चीजों में बनने लगे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में बनने लगे। तो इन्हें मॉडर्न इंडस्ट्री कहा गया। जहाँ मशीनों से बड़े पैमाने पर सामान बनता है उसे मॉडर्न इंडस्ट्री का कहते थे। तो अब ब्रिटिश इनिशिएटिव्स, अब सवाल आता है कि ब्रिटिश इंडस्ट्री क्यों लगाना चाहते थे, क्या वो इंडिया को अमीर बनाना चाहते थे? नहीं, उनका मेन एम था अपना फायदा। वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स मतलब लेके जाते थे एंड वहां से आप लोगों को पता ही है, तो वो लोग का मेन एम था अपना पैसा कमाना। रीजन फॉर यूरोपियन इनिशिएटिव इन इंडिया इंडस्ट्री। तो अब यूरोपियन लोगों ने क्यों इंडस्ट्री लगाया, तो इंडिया में कच्चा माल बहुत था, जैसे जूट, कपास, कोयला, लोहा। तो मजदूर सस्ते थे, ठीक है। और इंडिया में बहुत कम मजदूरी देकर काम कराया जा सकता है, बहुत कम पैसा देकर। बड़ा बाजार था, इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सामान आसानी से बिक सकता था। रेलवे और बोरी बंदर बन चुके थे वहां पे, ठीक है। तो अब सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री लेड बाय यूरोपियंस। तो यूरोपियंस के जरिए इंडस्ट्री डेवलप करना, ठीक है। तो ब्रिटिश और दूसरे यूरोपीय जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडिया में कई बड़े इंडस्ट्रीज लगाए, लेकिन इनका सबसे बड़ा एम इंडिया का फायदा नहीं था, बल्कि इनका खुद का फायदा था। जूट इंडस्ट्री है फर्स्ट में। तो जूट का सबसे ज्यादा खेती बंगाल में ही होती थी। तो ब्रिटिश ने वही जूट की मिलें, जो जूट का मिल होता है, तो उसको लगाया गया, ठीक है। तो जूट से बनते थे बोरे, रस्सी, थैले। तो जहाँ जूट मिलता था वहीं ब्रिटिश ने जूट के कारखाने लगाए। अब कोल इंडस्ट्री, कारखाने और रेल चलाने के लिए कोयला चाहिए था, इसीलिए अब ब्रिटिश ने कोयले की खदानें खोली। तो कोयला मशीन को और रेल का ईंधन था, इसीलिए इसका इंडस्ट्री तेजी से बढ़ा, ठीक है। इसका खोज वगैरह तेजी से बढ़ा। अब पेपर इंडस्ट्री है, सरकारी दफ्तर वगैरह, जो स्कूल और ट्रेडर्स में जो कागज का जरूरत बढ़ा, इसीलिए कागज के कारखाने भी लगाए। अब टी इंडस्ट्री, असम और दार्जिलिंग जैसे जगहों में बड़े बड़े चाय बागान लगाए, मतलब चाय के लिए टी इंडस्ट्री लगाए, ठीक है। तो चाय इंग्लैंड और दूसरे देशों में भेजी जाती थी। इंडिया में चाय उगती थी, लेकिन उसका बड़ा फायदा ब्रिटिश को मिलता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पहले इंडिया में हाथ से कपड़ा बनता था, बाद में मशीनों से कपड़ा बनने लगा। मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहर कपड़ा इंडस्ट्री के बड़े, मतलब वहाँ पे मुंबई और अहमदाबाद में वो लोग कपड़ा का इंडस्ट्री बनाया, तो क्योंकि वहाँ पे ज्यादा कपड़ा वगैरह का काम होता था। अब लेदर इंडस्ट्री है, चमड़े से जूता, बैग और बेल्ट वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती थी। ब्रिटिश ने चमड़े के कारखाने को भी बढ़ाया, खासकर सेना की जरूरत के लिए। अब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा और स्टील इंडस्ट्री हो गया। तो रेलवे, पुल और मशीन बनाने के लिए लोहा का जरूरी था, इसीलिए इस इंडस्ट्री का भी स्टार्ट किया गया। वो लोग मतलब इस इंडस्ट्री को भी स्टार्ट किए। बाद में इंडिया इंडस्ट्री में मतलब बाद में जो है वो इंडिया का जगह में ये सारा चीज, मतलब जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जमशेदजी टाटा ने ये सारे चीजों को मजबूत रखा, ठीक है। तो बाद में ये सारी चीजों को मजबूत इंडिया का ही इंसान लोग किया, ठीक है। जैसे ब्रिटिश का बनाया हुआ चीज आज यूज होता है, तो बस वैसे ही। तो रेलवे, पुल और मशीन बनाने के लिए जो लोहा का इस्तेमाल होता था, इसीलिए वो लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाया। अब अदर इंडस्ट्रीज ब्रिटिश के टाइम पे और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज बड़े, तो चीनी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, माचिस का इंडस्ट्री, कांच का इंडस्ट्री, तो ये सारे इंडस्ट्री भी बनाए वो लोगों ने। तो लेकिन इनमें से ज्यादातर का एम ब्रिटिश का ट्रेड को बढ़ाना था। अब इंडिया को क्या फायदा हुआ, अब कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो कुछ फायदा भी हुआ, लोगों को फैक्ट्रियों में नौकरी मिली, नए शहर हुए, ठीक है। अब रेलवे और इंडस्ट्री साथ साथ बढ़े।
और ये सारी चीज़ों से कुछ फ़ायदा इंडियंस को भी हुआ एंड कुछ फ़ायदा ब्रिटिश को भी हुआ, लेकिन नुकसान भी हुआ इंडियंस को। अब मज़दूर को बहुत कम मज़दूरी मिलती थी, काम के घंटे बहुत लंबे थे। इंडिया का जो ये सारा चीज़ है, मतलब काम वगैरह हो गया तो उसका मौका मिला, ठीक है। अब ज़्यादातर मुनाफा अंग्रेज़ इंग्लैंड में ले जाते थे, तो कुछ एडवांटेजेस भी हुए उनको, कुछ फ़ायदा भी हुआ एंड कुछ नुकसान भी हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर 1914। तो 1914 में क्या हुआ? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। लड़ाई के वजह से इंग्लैंड के कारखाने ज़्यादातर लड़ाई का सामान बनाने लगे, इसीलिए इंडिया में पहले जितना सामान इंग्लैंड से आता था वो कम हो गया। अब ब्रिटिश को इंडिया में ही कारखाने लगाने पड़े। लड़ाई की वजह से जो ब्रिटिश है उनको इंडिया में इंडस्ट्रीज बढ़ाने पड़े, क्योंकि इंग्लैंड से सामान भेजना मुश्किल हो गया था, ठीक है। इंडिया इनिशिएटिव इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी सोचा कि अगर अंग्रेज जो है वो अपना चीज़ें, मतलब जो सामान है वो लगा सकते हैं तो हम भी लगा सकते हैं, मतलब वो लोग जो सामान लगा सकते हैं वो हम लोग भी लगा सकते हैं। इसीलिए इंडिया का जो पॉलिसी है वो आगे आए, और सबसे ज़्यादा जो फेमस थे जमशेदजी टाटा का है, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस नाम जमशेदजी टाटा का है। उन्होंने स्टील और दूसरे चीजों को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे कई इंडिया के जो लोग थे वो अपने कारखाने खोलने लगे। अब इंडिया भी अपने सामान बेचना शुरू करने लगा, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर वर्ल्ड वॉर वन। तो लड़ाई से पहले इंडिया में इंडस्ट्रीज बहुत कम थे, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ब्रिटिश के हाथ में थे। इंडिया में कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल्स है वो इंग्लैंड जाता था, वहाँ से तैयार होकर ही ज़्यादातर वापस आ जाता था। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थे वो बहुत कम थे। ब्रिटिश को जितना चाहिए था वो लोग उतना ही बनाया था। तो इंडिया का जो कच्चा माल था वो इंग्लैंड तैयार सामान बनकर ही आता था, इंग्लैंड जाके सामान बन के ही आता था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन है। वो जो था वो वर्ल्ड वॉर वन से पहले का था, अब ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद का है। तो लड़ाई के बाद इंडिया में नए कारखाने खुले, इंडिया का जो सामान है वो आगे आए, मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो आगे आए, लोगों को फैक्ट्रियों में काम मिलने लगा, ठीक है। तो लड़ाई के बाद इंडिया में फैक्ट्रीज पहले से तेजी से बढ़ने लगे। अब सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट नंबर पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब कारखाने खुले तो बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला जॉब का। अब बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, जहाँ कारखाने लगे वहाँ लोग काम के लिए गांव छोड़कर शहर आने लगे, धीरे धीरे शहर बड़े होने लगे, नौकरी की तलाश में लोग गांव से शहर आने लगे। इम्पैक्ट ऑन रूरल लाइफ, बहुत से लोग गांव छोड़कर शहर चले गए, गांव में काम करने वाले लोगों का क्वांटिटी कम होने लगा, गांव के कई लोग शहर में नौकरी करने लगे। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कुछ लोग खेती छोड़कर फैक्ट्री में काम करने लगे, इससे खेती करने वाले लोग की जो क्वांटिटी है वो कुछ जगह कम हो गए, कुछ जगह कम हो गए, लेकिन न कई जगह खेती पर भी असर पड़ा क्योंकि मजदूर शहर चले गए। अब है इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। तो जो लोग काम करते थे उनका जो लाइफ है वो बदलने लगा। अब नए सब कुछ हो गया, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हो गया, वो लोग शहर में जाके कमाने लगे, तो उनका लाइफ में भी तो थोड़ा चेंजेस आ गया, ठीक है। अब इमरजेंस ऑफ टू क्लासेस, दो क्लास में बटा, एक है कैपिटलिस्ट क्लास एंड एक है वर्किंग क्लास। तो कैपिटलिस्ट क्लास में ये लोग है कि जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के मालिक थे, एंड वर्किंग क्लास में जो फैक्ट्री में काम करते थे। तो एक मालिक बना और दूसरा मजदूर बना। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स, तो मजदूर का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दिया गया, जैसे जैसे कारखाने बढ़े वैसे वैसे मजदूर भी बढ़ते गए। फ्लाइट ऑफ वर्कर्स, लेकिन उनका जो हालत है वो अच्छा नहीं था, बहुत कम मजदूरी, मतलब 10 से 12 घंटा तक काम मिला उनको, ठीक है। और छुट्टी कम था, 10 से 12 घंटा तक काम करना पड़ता था उनको, काम करने का जगह सेफ नहीं था, बीमार होने पर कोई फैसिलिटी नहीं था। मजदूर बहुत मेहनत करते थे लेकिन उनके मतलब उन्हें कम पैसा और ज़्यादा परेशानी मिलती थी। एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स यूनियन है, तो जब मजदूर पर बहुत जुल्म होने लगा तो उन्होंने मिलकर वर्कर्स यूनियन, ट्रेड यूनियन बनाना शुरू किया, ठीक है। इसका एम था मजदूरी बढ़ाना, काम के घंटे कम करना, मजदूरों के लिए मजदूरों का
सेफ रखना, मतलब उनका जो राइट्स है उसको सेव करना, ठीक है। अब मजदूरों ने मिलकर अपना आवाज उठाने के लिए एक ये बनाया, यूनियन बनाया, ठीक है। तो अब एक्चुअल बिगिनिंग 20th सेंचुरी जो है उसके स्टार्टिंग में इंडिया में मजदूर आंदोलन जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, तो वो तेज हुआ। धीरे धीरे कई शहर में, कई सिटी में यूनियन बनने लगे। वेरियस लेबर डेवलपमेंट, मतलब मजदूरों का आवाज उठाने के बाद काम के घंटे कम किए गए, मजदूरी के कुछ सुधार किए गए मजदूरी में, और जो उनका राइट था उनका सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। मजदूरों का जो अधिकार है उसको धीरे धीरे इम्पोर्टेंस मिलने लगी। तो मजदूरों ने आवाज उठाया, तब जाकर उनकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आया था। तो बस आप लोगों को चैप्टर 5 द लेवल्स ऑफ कॉलोनियल वॉर यूनिट 2 का चैप्टर 2 में बस यही सब था, और तो कुछ है नहीं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे सपोर्ट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।